Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेट। तो हम एनालॉग की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और एनालॉग की सीरीज में हम बीजेटी पढ़ रहे थे। और बेसिकली अब हम बीजेटी में बाइसिंग की तरफ बढ़ रहे थे। तो बाइसिंग के पर्पज क्या क्या थे? बाइसिंग के पर्पज सबसे पहले तो हमने देखा था इनस्टेबिलिटी इन कलेक्टर करंट। तो हमने पहले देखा था कि बाइसिंग का पहला पर्पज था कि कलेक्टर करंट स्टेबल होनी चाहिए। हमें स्टेबिलिटी फैक्टर ऐसा चाहिए कि स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम हो। स्टेबिलिटी फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू थी 1 प्लस बीटा और मिनिमम वैल्यू थी 1। हम यही चाहते हैं कि किसी भी सर्किट की जब हम बाइसिंग करें तो उस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम हो। पहला पर्पज तो वो हो गया। दूसरा पर्पज हमने पढ़ा था डीसी लोड लाइन में कि क्यू पॉइंट जो है वो मिडिल ऑफ द लोड लाइन होनी चाहिए। इसका मतलब जो बीजेटी है वो एक्टिव रीजन में काम करना चाहिए। अगर हमें अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट चाहिए तो बीजेटी एक्टिव रीजन में काम करना चाहिए। इसका मतलब हमें ऐसी बाइसिंग करनी है कि अपने जो क्यू पॉइंट हो वो कहां पर हो, मिडिल ऑफ द लोड लाइन हो। दूसरा पर्पज वो था। तीसरा पर्पज हमें फुलफिल करना होता है, थर्मल रनअवे रोकना है। थर्मल रनअवे एक कंडीशन होती है कि मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डैमेज ऑफ अ ट्रांजिस्टर बिकॉज ऑफ ओवरहीटिंग ड्यू टू इंक्रीज इन आईसी कॉज्ड बाय इंक्रीज इन आईसीओ। हमने क्या देखा था वहां पे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आईसीओ की वैल्यू बढ़ती है। जब आईसीओ की वैल्यू बढ़ती है तो आईसी की वैल्यू बढ़ती है। तो बेसिकली जब आईसी की वैल्यू बढ़ेगी तो कलेक्टर जंक्शन पर जो पावर डिसिपेशन होती है वो होती है आईसी इंटू पीसी बेसिकली। ठीक। तो आईसी इंटू पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जब आपकी करंट बढ़ेगी तो वहां पे पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो वहां पे जो हीट जनरेट हो रही है वो बढ़ेगी। अगर वो हीट एक्यूमुलेट हो गई, उस जंक्शन पे एक्यूमुलेट हो गई तो डिवाइस क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। यही प्रोसेस कहलाती है थर्मल रनअवे। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बार अगर टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर अगर आपका बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है कि आईसीओ की वैल्यू बढ़ेगी। आईसीओ बढ़ेगा तो आईसी बढ़ेगी। आईसी बढ़ेगी तो वहां का डेसिपेशन बढ़ेगा, डेसिपेशन बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी और हीट की वजह से फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? सेल्फ डैमेज या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर, कि अपने आप ही वो डैमेज हो जाएगा। उसको हम कहते हैं थर्मल रनअवे। तो तीसरा पर्पज होता है अपनी बाइसिंग का कि थर्मल रनअवे को रोकना है। तो आपको तीनों पर्पज समझ में आने चाहिए। पहला पर्पज ये था कि हमें कलेक्टर करंट को स्टेबल रखना है। दूसरा पर्पज था कि हमें बीजेटी का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो मिडिल ऑफ द लोड एंड दैट मींस बीजेटी शुड बी ऑपरेटेड इन द एक्टिव रीजन। एंड तीसरी कंडीशन होती है कि हमें थर्मल रनअवे को किसी तरीके से रोकना है। अभी हम कंडीशन बताएंगे। अभी मैं यहाँ पे कंडीशन बताऊंगा कि अगर हमें नॉर्मल बीजेटी में थर्मल रनअवे को रोकना है तो हमें कैसी बाइसिंग करनी पड़ेगी, हमें उसमें कैसे वोल्टेज लगानी पड़ेगी, कैसे रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे ताकि अपना थर्मल रनअवे वहां पे रुक जाए, वहां पे थर्मल रनअवे अकर ना हो। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, सुनेंगे ध्यान से, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से आईसीयू बढ़ा, आईसीयू बढ़ाने से क्या हुआ? आईसी बढ़ी, आईसी बढ़ाने से क्या हुआ कि पावर डेसिपेशन एट कलेक्टर जंक्शन दैट मीन जेसी, इसकी वैल्यू बढ़ी। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? जो हीट जनरेटेड है या हीट डेवलप्ड है, हीट जनरेटेड एट कलेक्टर जंक्शन, इसकी वैल्यू बढ़ी। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो अगेन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप साफ साफ देख रहे हो ये एक साइकिल बन रही है, पूरी एक साइकिल बन रही है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आईसीयू बढ़ेगी, आईसीयू बढ़ेगी तो आईसी बढ़ेगी, आईसी बढ़ेगी तो पावर डेसिपेशन बढ़ेगा, पावर डेसिपेशन बढ़ेगा तो जेसी की वैल्यू बढ़ेगी, सॉरी हीट बढ़ेगी। अगर हीट बढ़ेगी तो फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर ये साइकिल आपकी इन्फिनाइट टाइम ऑपरेट हो गई या फिर लॉन्ग टाइम के लिए ऑपरेट हो गई तो उस जंक्शन पर हीट एक्यूमुलेट हो जाएगी और हीट एक्यूमुलेट होने से क्या हो जाएगा? वो डिवाइस डैमेज हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं थर्मल रनअवे। अब तो बेसिकली थर्मल रनअवे होता कहाँ पे? बेसिकली थर्मल रनअवे अगर होता है पावर ट्रांजिस्टर में, जहां पे आपका वोल्टेज और करंट आपकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। आपकी करंट भी एम्पियर में होगी और आपका वोल्टेज भी बहुत हाई वोल्टेज होगा। तो वहां पे क्या होगा? आपका हीट जनरेट होती है। तो जब भी हम पावर ट्रांसफर पढ़ते हैं तो वहां पे हम एक चीज यूज करते हैं, हीट सिंक। एक बेसिकली एल्युमिनियम यूज करते हैं। एल्युमिनियम क्या होता है? हीट सिंक की तरह काम करता है कि जितनी हीट जनरेट होगी वो वहां से हीट सिंक कर लेगा वो। तो वहां पे हीट सिंक का कॉन्सेप्ट आता है पावर ट्रांजिस्टर में। तो बेसिकली अपना कहाँ पे अगर होता है वो, ये थर्मल रनअवे अगर होता है अपना पावर ट्रांजिस्टर में।
अब इसकी वजह से डैमेज हो रहा है बीजेटी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्रेकडाउन। पहला ब्रेकडाउन क्या था अपना, कि वोल्टेज की वजह से हो रहा था या फिर अर्ली इफेक्ट की वजह से हो रहा था, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार ये वर्ड मिल जाता है सेकेंडरी, तो थर्मल रनअवे में यहाँ पे लिख देता हूं, थर्मल रनअवे, थर्मल रनअवे इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी ब्रेकडाउन, सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑफ बीजेटी। अगला क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया आईईएस और आपके एसएससी जेई में या फिर बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है कि एफईटी में थर्मल रनअवे या फिर सेकेंडरी ब्रेकडाउन अगर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो एफईटी में करंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है, वहां पे माइनॉरिटी कैरियर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वहां पे आईसीओ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वहां पे माइनॉरिटी करंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी करंट होती है। और मेजॉरिटी करंट क्या होती है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, इसलिए एफईटी में सेकेंडरी ब्रेकडाउन या थर्मल रनअवे अगर नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, थर्मल रनअवे does not occur in FET और MOSFET बिकॉज एफडी फैमिली जो होती है उसमें जो करंट होती है सिर्फ सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर करंट होती है, वहां पे माइनॉरिटी कैरियर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं होते हैं तो वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट जीरो हो जाता है। टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती, जैसे यहाँ पे बढ़ रही है आईसी की वैल्यू, बट वहां पे करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, इसलिए वहां पे थर्मल रनअवे नहीं होता है। ठीक है, अब जो पावर डिसिपेशन हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है कि जो भी पावर डिसिपेशन होगा वो टेम्परेचर पर सॉरी जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है जंक्शन पे, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है। जितना उसमें पावर डिसिपेशन होगा टेम्परेचर उतनी ज्यादा इंक्रीज होगा। दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी जंक्शन का जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता है डेल्टा टीजे, वो हमेशा उस जंक्शन की पावर डिसिपेशन पीटी पर डिपेंड करता है कि उसमें पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है। पावर डिसिपेशन जितना ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ेगा। अगर मैं इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो आएगा एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे थीटा। थीटा इज कॉल्ड, थीटा को कहते हैं हम थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे आप जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी में आपका एक रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो करंट के फ्लो को रोकता है, ऐसे आपका होता है थर्मल रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर बढ़ने से रोकेगा। उसकी एक प्रॉपर्टी होगी, उस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होगी जिसको हम बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब है वो टेम्परेचर बढ़ने से रोकेगा। अभी मैं बताता हूं थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसको अपन लिख सकते हैं टीजे माइनस टीए इक्वल टू थीटा इंटू पीडी। अब मैं एक एक करके बताता हूं इसमें टीजे क्या है, टीए क्या है। टीजे इज कॉल्ड जंक्शन टेम्परेचर। अगर हम किसी भी टाइम पर देख रहे हैं तो उस टाइम पर जंक्शन टेम्परेचर कितना है। टीए कहलाता है एम्बिएंट टेम्परेचर, जो आपका एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो कहलाता है एम्बिएंट टेम्परेचर, या फिर हम जनरली इसको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर। बेसिकली एम्बिएंट जो टर्म यूज होता है वो होता है कम्युनिकेशन में यूज, है ना। कम्युनिकेशन में आपका एनवायरमेंटल जो आपका टेम्परेचर है वो यूज होता है एम्बिएंट टेम्परेचर, बट अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ईडीसी में या फिर एनालॉग में यूज होता है वो होता है रूम टेम्परेचर बेसिकली। तो चाहे तो आप एम्बिएंट टेम्परेचर बोल लो चाहे आप रूम टेम्परेचर बोल लो, इसकी वैल्यू होती है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, थीटा पीडी क्या है, पीडी इज कॉल्ड पावर डेसिपेशन और थीटा कहलाता है आपका थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस इतनी चीज क्लियर होगी। अब अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं कितना आएगा, इसकी यूनिट क्या आएगी, डेल टी अपॉन पीडी, डेल टी अपॉन पीडी। यूनिट क्या आएगी, डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, क्योंकि टेम्परेचर क्या है डिग्री सेंटीग्रेड और पीडी क्या है पावर है, इसकी यूनिट क्या होती है वॉट। अब देखो थीटा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, थर्मल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि पर यूनिट पावर डेसिपेशन पर कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं 1 वॉट से पावर इंक्रीज करता हूं तो उसमें कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वही कहलाएगा थीटा। इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो क्या शो करेगा कि पर डिग्री सॉरी पर यूनिट पावर डिसिपेशन पर ज्यादा आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है।
अगर थीटा की वैल्यू कम है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पर यूनिट पावर डिसिपेशन पर उसमें टेम्परेचर कम इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर की, एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर की और एक पावर ट्रांजिस्टर की, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि नॉर्मल ट्रांजिस्टर में थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर पावर ट्रांजिस्टर में थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। ऑब्वियस है कि नॉर्मल ट्रांजिस्टर में थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि पावर ट्रांजिस्टर में क्या होता है बेसिकली वहां पे जब अपन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती है तो टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस आता है, क्योंकि वहां पे हीट सिंक का यूज होता है, इसलिए इसलिए थीटा की वैल्यू क्या होगी वहां पे कम होगी। तो बेसिकली नॉर्मल ट्रांजिस्टर की बात करें तो इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वोल्ट के आसपास होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, एसएससी में पूछा भी गया है कि थीटा की वैल्यू दैट मीन थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू किसमें ज्यादा होगी, नॉर्मल ट्रांजिस्टर में या फिर पावर ट्रांजिस्टर में। तो बेसिकली नॉर्मल ट्रांजिस्टर में थीटा की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें तो बहुत कम होती है, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर वोल्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा कि नॉर्मल ट्रांजिस्टर में थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, पावर ट्रांजिस्टर में थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब हमें निकालनी यहाँ से कंडीशन कि कंडीशन क्या होगी कि थर्मल रनअवे आकर ना हो। तो जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, कहाँ गया और ऊपर जाता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, टीजे माइनस टीए इक्वल टू थीटा इंटू पीडी। इसको टीजे के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा, टी के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा 1 इक्वल टू थीटा डेल पी डी अपॉन डेल टीजे। टीजे के रिस्पेक्ट में इसको हमने डिफरेंशिएट किया, इसको हम बोल देते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू टीजे। टीजे के रिस्पेक्ट में हमने उसको डिफरेंशिएट किया, तो क्या हो जाएगा थीटा डेल पी डी अपॉन डेल टीजे। तो डेल पी डी अपॉन डेल टीजे क्या निकलेगा यहाँ से, डेल पी डी अपॉन डेल टीजे इक्वल टू 1 अपॉन थीटा। यही कहलाएगा द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग में जो हीट ट्रांसफर हो रही है या फिर जो आपकी सराउंडिंग में हीट जा रही है उसका रेट क्या है, वही कहलाएगा डेल पी डी अपॉन डेल टी, जिसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन थीटा के बराबर, 1 अपॉन थीटा के बराबर। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इस रेट से हीट आपकी डेसिपेट हो रही है, इस रेट से हीट निकल रही है, उस जंक्शन से इस रेट से हीट निकल रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि वहां पे हीट एक्यूमुलेट ना हो, एक्यूमुलेट का मतलब होता है वहां पे जमा हो जाना, कलेक्ट हो जाना, तो हम चाहते हैं कि हीट एक्यूमुलेट ना हो, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जिस रेट से हीट वहां पे जनरेट हो रही है, एक होगा आपका जनरेशन रेट और एक होगा आपका डेसिपेशन या फिर ट्रांसफर रेट। कि मान लो आपका एक कोई जंक्शन है, ये मान लेता हूं ये कोई जंक्शन है, तो एक कोई रेट होगा, इसके रेट की वजह से यहां पे हीट डेवलप हो रही होगी, तो यहां पे बोलूंगा रेट एट विच हीट इज जनरेटेड, इसको हम बोलेंगे डेल पीसी, क्योंकि हम कलेक्टर जंक्शन की बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे यहाँ पे डेल पीसी अपॉन डेल टीजे। और एक यहाँ पे एरो बना रहा हूं बाहर की तरफ, ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसको हमने क्या बोला, डेल पीडी अपॉन डेल टीजे। तो देखो इस रेट से हीट जनरेट हो रही है डेल पीसी अपॉन डेल टीजे से, और डेल पीडी अपॉन डेल टीजे इस रेट से हीट ट्रांसफर हो रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हीट एक्यूमुलेट ना हो, तो शायद जो रेट है आपका हीट ट्रांसफर का वो ज्यादा होना चाहिए हीट जनरेट से, ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। अगर मान लो ये कंडीशन ऐसी नहीं है कि मान लो हम ऐसा बोले कि यहाँ पे 10 वॉट की जो है 10 वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड से हीट जनरेट हो रही है, बट जो जाने वाला है वो है सिर्फ 8 वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यहाँ पे हीट एक्यूमुलेट हो जाएगी। बट अगर ऐसा हो कि यहाँ का जो
रेट है वो है मान लो 10 वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड, और ये मान लो ये है 11 वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब अब यहाँ पे हीट एक्यूमुलेट नहीं होगी, 10 से जनरेट हो रही है, 11 से जा रही है, ऑब्वियसली पूरी की पूरी हीट आपकी साउंड में चली जाएगी, तो वहां पे हीट एक्यूमुलेट नहीं होगी। हमें कुछ ऐसी ही बाइसिंग करनी है कि यहाँ पे डेल पीसी अपॉन डेल टीजी की वैल्यू डेल पीडी अपॉन डेल टीजी से कम हो हमेशा। तो मैं कंडीशन क्या लिख रहा हूं कि अगर टू अवॉइड थर्मल रनअवे जो डेल पीसी अपॉन डेल टीजी की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू डेल पीडी अपॉन डेल टीजे। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2, अगर आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो आपकी जंक्शन पर हीट एक्यूमुलेट नहीं होगी। अगर हीट एक्यूमुलेट नहीं होगी तो वहां का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो वहां पर थर्मल रनअवे अकर नहीं होगा। दिस इज द कंडीशन, यही कंडीशन होती है टू अवॉइड थर्मल रनअवे। अब हमें जाना है बाइसिंग की तरफ। तो डेल पीटी अपॉन डेल टीजी वो हमने क्या लिखा, 1 अपॉन थीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेल पीजी अपॉन डेल टीजे शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन थीटा। अब देखेंगे, अब हमें डेल पीसी अपॉन डेल टीजी को थोड़ा सॉल्व करना है, वो चीज क्या होगी। अब देखेंगे, डेल पीसी अपॉन डेल टीजी को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेल पीसी अपॉन डेल आईसी इंटू डेल आईसी अपॉन डेल आईसीओ इंटू डेल आईसीओ अपॉन डेल टीजी। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, देखो आप कि डेल पीसी अपॉन डेल टीजी को हमने लिखा डेल पीसी अपॉन डेल आईसी अपॉन डेल आईसीओ इंटू डेल आईसी अपॉन डेल टीजे। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेई कन्वेंशन में और आईईएस कन्वेंशन में पूछा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वाला डेरिवेशन आता है। और बहुत सारे एग्जाम में जब आप स्टेट लेवल के एग्जाम देते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। मैंने कई बार क्वेश्चन देखा हुआ है इससे, वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपको एक बीसीसी की वैल्यू दे देगा या फिर कोई सप्लाई की वैल्यू दे देगा, वो बोलेगा कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, बीसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि थर्मल रनअवे अकर ना हो। तो हम वही ड्राइव करने वाले हैं अभी यहाँ पे। तो हम इसको कुछ ऐसे ले सकते हैं। अब देखो, डेल आईसी अपॉन डेल आईसीयू क्या है, ये तो स्टेबिलिटी फैक्टर है जो हमने पढ़ा था अभी पिछली क्लास में। तो डेल पीसी अपॉन डेल आईसी, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी फैक्टर एस। और ये चीज क्या लिखी हुई, डेल आईसी अपॉन डेल टीजे, इसकी वैल्यू अपन ने पढ़ी थी कि पर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर कितना चेंज आता है। बेसिकली दिस इज नॉट डेल्टा, दिस इज डेल, आई एम सॉरी, दिस इज डेल। तो हमने इसकी वैल्यू पढ़ी थी, ये पर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 7% इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है 0.07 ऑफ आईसीओ। 0.07 ऑफ आईसीओ हमेशा इंक्रीमेंट होता है। डेल आईसीओ अपॉन डेल टीजी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और डेल आईसी अपॉन डेल आईसीओ का स्टेबिलिटी फैक्टर एस की वैल्यू भी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। अब हमें बात करनी है डेल पीसी अपॉन डेल आईसी की, या फिर इसको हम डेल्टा डेल ही कर देते हैं, डेल्टा नहीं है ये बेसिकली, ठीक है। तो हम एक सर्किट बनाते हैं, देखेंगे। ये बीसीसी है, ये बीसीसी है, ये आरसी है, ये आरई है, ये आईसी है। आईवी की वैल्यू मान लेते हैं बहुत कम है, तो आईई इक्वल टू भी आईसी के बराबर मान लेते हैं। ये वैल्यू बीसीई है, ये वैल्यू बीसीई है। अब सुनेंगे, जो पावर जनरेटेड एट कलेक्टर जंक्शन में जो पावर होती है वो बेसिकली होती है, अगर मैं पीसी की बात करूं तो वो तो होती है आईसी कलेक्टर करंट इंटू बीसीबी कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। हमने आपको बताया था कि दो जंक्शन होते हैं, कलेक्टर जंक्शन और इमीटर जंक्शन। तो इमीटर जंक्शन का वोल्टेज क्या होता है, बीवीई या फिर बी से या फिर बीईबी या फिर बीबीई, और कलेक्टर जंक्शन का वोल्टेज होता है बीसीबी। तो कलेक्टर जंक्शन का वोल्टेज इंटू कलेक्टर करंट आईसी, ये होती है पावर। बट जो बीसीबी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है बीसीई माइनस ऑफ बीबीई। बट जो बीसीई है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है बीबीई के, क्योंकि बीबी की वैल्यू कितनी होती है 0.7, और बीसी की वैल्यू क्या होती है लाइक आपके 8 वोल्ट 9 वोल्ट 10 वोल्ट, तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा होती है 0.7 से 10 टाइम्स भी होती है। तो 10 टाइम अगर आपकी 10 टाइम्स है तो मैं बीसीबी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली बीसीई के बराबर लिख सकता हूँ। अगर ये है तो पीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीसी इक्वल टू हो जाएगा आईसी इंटू बीसीई, ठीक है।
अब BC की वैल्यू निकालो। यहाँ पे जब आप KVL लगाओगे इस वाले लूप में तो BC की वैल्यू कितनी आएगी? BC की वैल्यू आएगी BCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। ये आप KVL लगाना, KVL लगाने पे ये वाला आएगा फॉर्मूला। अब IC इंटू BCC माइनस IC स्क्वायर इंटू RC प्लस RE, ये क्या निकल के आ गया? PC। अब हमें क्या निकालना है? बेसिकली हमें निकालना है डेल PC अपॉन डेल IC। ये आप देख रहे हो ये वाला टर्म, डेल PC अपॉन डेल IC की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हम इस इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? IC की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विथ रिस्पेक्ट टू IC। तो यहाँ से क्या आएगा? डेल PC अपॉन डेल IC इक्वल टू ये बचेगा BCC माइनस 2IC इंटू RC प्लस RE। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखेंगे। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ डेल PC अपॉन डेल TJ में। डेल PC अपॉन डेल TJ इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू है BCC माइनस 2IC इंटू RC प्लस RE इंटू S और इंटू 0.07 ऑफ ICO, या फिर इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब हमें अगर थर्मल रनअवे रोकना है तो हमें इतना पता है डेट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन थीटा। डेट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन थीटा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे चीज समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जो डेल ICO अपॉन डेल TJ की वैल्यू है ये भी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगी। ये बेसिकली क्या लिखा है? डेल ICO अपॉन डेल TJ। तो इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमेशा बढ़ेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये कम हो जाए, हमेशा इसकी वैल्यू बढ़ेगी ही, हमेशा पॉजिटिव होगी। जो थीटा की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होती है, तो 1 अपॉन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, मान लो 1 अपॉन थीटा की वैल्यू कुछ आ रही है, मान लो 1 अपॉन थीटा की वैल्यू है यहाँ पे बहुत कम मान लेते हैं दिस इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। मान लेते हैं ये है थीटा की वैल्यू, वो है 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, या फिर 1 अपॉन थीटा की वैल्यू ही मान लेते हैं। 1 अपॉन थीटा की वैल्यू मान लेते हैं कुछ है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 अपॉन थीटा की वैल्यू मान ली हमने 3 वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें क्या करना है? हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। तो देखो S की वैल्यू तो पॉजिटिव है, आपको साफ साफ दिख रही है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, हमेशा साफ साफ दिख रही है। अगर ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में टर्म लिखा हुआ है इतना, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाए, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाए या फिर 0 हो जाए, तो शायद ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। हमें टेंशन ही नहीं लेनी है फिर थीटा की वैल्यू कितनी है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 या फिर 0 के बराबर हो जाए तो शायद ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। क्यों? क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 है, 1 अपॉन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर ये LHS वाला टर्म है ये लेस देन 0 हो जाए या फिर इक्वल टू 0 हो जाए तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। ये चीज आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। तो देखो S तो पॉजिटिव है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो कभी लेस देन 0 या फिर 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 होती है। ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू भी लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। अब बचा सिर्फ ये वाला टर्म, मतलब इस वाले टर्म की वैल्यू अगर लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0 हो जाए तो इक्वेशन नंबर 4 हमेशा सेटिस्फाई होगा, हमेशा ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब कि इक्वेशन नंबर 4 ऑलवेज सेटिस्फाइड इफ BCC माइनस 2IC RC प्लस RE लेस देन इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो इक्वेशन नंबर 4 आपका हमेशा सेटिस्फाई होगा। बस यहीं से आपकी कंडीशन निकल के आएगी। आप क्या करते हैं? ऐड BCC ऑन बोथ साइड, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है हमें इक्वेशन को निकालने के लिए। तो BCC जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2BCC माइनस 2IC और RC प्लस RE शुड बी लेस देन इक्वल टू BCC ऐड किया हमने दोनों साइड, तो ये 2 कॉमन ले लो तो ये बचेगा BCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE शुड बी लेस देन BCC।
तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बीसीई। अभी हमने निकाला ना बीसीई, ऊपर निकाला था, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको ये हमने निकाला था। देखो बीसीई की वैल्यू कितनी आई थी, बीसीई की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, बीसीई की वैल्यू ये चीज लिखी हुई थी, बीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी प्लस आरई। तो इसको लिख दो बीसीई शुड बी लेस देन इक्वल टू बीसीसी। तो बीसीई क्या हो जाएगा, बीसीई शुड बी लेस देन इक्वल टू बीसीसी बाई 2। ये कंडीशन निकल के आ गई आपकी कि अगर हमें थर्मल रनअवे को रोकना है, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 4 को हमेशा सेटिस्फाई करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ थीटा, के थीटा की वैल्यू कुछ भी बनी रहे, फिर इस तरह से हो रहा है कि थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पर थीटा की वैल्यू कुछ भी बनी रहे, फिर किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए कुछ भी बनी रहे, अगर बीसीई की वैल्यू बीसीसी बाई 2 से कम है, अगर हम ऐसी बाइसिंग करते हैं, ऐसे वोल्टेज लगाते हैं कि बीसीई की वैल्यू बीसीसी बाई 2 से कम आती है या फिर बराबर आती है, तो वहां पर थर्मल रनअवे अकर नहीं होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा। और ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, थर्मल स्टेबल सर्किट, थर्मली स्टेबल सर्किट। तो अगर ये कंडीशन है आपकी, बीसी की वैल्यू बीसीसी बाई 2 से कम है, तो थीटा की वैल्यू कुछ ही बनी रहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा, थर्मल रनअवे डज नॉट अकर एंड दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड थर्मली स्टेबल सर्किट। तो बेसिकली हमें बाइसिंग ऐसी करनी है कि सर्किट कैसा बने, अपना थर्मली स्टेबल सर्किट बने। बट अगर बीसी की वैल्यू बीसीसी बाई 2 से ज्यादा होती है, तब हमें ट्रांजिस्टर बड़ा वाइसली यूज करना पड़ेगा कि उसकी थीटा की वैल्यू हमें बहुत अच्छी चूज करनी पड़ेगी, फिर हमें थीटा पर डिपेंडेंट हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हमें ऐसी चूज करनी पड़ेगी कि इक्वेशन नंबर 4 आपका सेटिस्फाई हो। अगर इक्वेशन नंबर 4 सेटिस्फाई नहीं होगा, ये वाली थी इक्वेशन नंबर 4, अगर इक्वेशन नंबर 4 आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वहां पर थर्मल रनअवे अकर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपका कई बार पूछ चुका है कि वो बीसीसी की वैल्यू दे देगा, बोलेगा बीसीसी इक्वल टू है 12 वोल्ट। तो अगर हमें थर्मल रनअवे रोकना है तो बीसीई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो बीसीई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 6 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट से कम हो। तो इसमें एक ऑप्शन मिलेगा, या तो 6 वोल्ट मिलेगा या फिर 6 वोल्ट से कम मिलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा थर्मल रनअवे का। तो अब हमने तीनों वहां पे अपने पर्पज पढ़ लिए हैं बाइसिंग के। अब हम बाइसिंग स्टार्ट करेंगे कि बाइसिंग का पहला पर्पज था कि कलेक्टर करंट स्टेबल रहे, दूसरा पर्पज था कि उसका ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन में हो, दैट मींस मिडिल ऑफ द लोड लाइन हो, अगर हमें अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट चाहिए, और तीसरा होना चाहिए कि जो बीसी की वैल्यू है वो बीसीसी बाई 2 से कम होनी चाहिए। हमें तीनों कंडीशन फुलफिल करानी है, हमें ऐसी बाइसिंग करनी है कि अपनी तीनों कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई हो, और जिस सर्किट पे जिस बाइसिंग में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, वो बाइसिंग अपने लिए सबसे अच्छी हो जाएगी। उस बाइसिंग का यूज हम हर जगह करेंगे। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अब इसकी बाइसिंग। 3 बाइसिंग होती हैं, वहां पे हम तीनों बाइसिंग पढ़ेंगे कि इनकी बाइसिंग क्या होगी, उनका स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।